क्लास 12th फिजिक्स ये खत्म हो गया क्लास हमारा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें दो चैप्टर है, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब उसको बोला जाता है एक्चुअली में चैप्टर का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। दूसरा है डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं आज के क्लास में, कुछ बोर्ड्स का, कुछ जेईई मेंस का, कुछ जेईई एडवांस का, कुछ नीट का क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ दूंगा। बाकी जो लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको मेंस में नीट में बनाना ही पड़ेगा, बहानाबाजी नहीं चलेगा कि मेरा तैयारी था नहीं था। 2 लाइन्स ए एंड बी shows a plot of de Broglie wavelength lambda as a function of 1 by root v का ग्राफ बनाया हुआ है, where v is the accelerating potential for 2 न्यूक्लियाई या हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3। स्लोप क्या बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा और कौन सा स्लोप कौन से न्यूक्लियाई का है ये बताना है। बताओ de Broglie wavelength क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे परसों, बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े डी ब्रॉय वेवलेंथ, लेकिन ये वोल्टेज वाला चाहिए मेरे को, तो बस लैम्डा बराबर h बाई एम डी बता के नहीं काम चलेगा। वोल्टेज वाला डी ब्रॉय वेवलेंथ का बताओ क्या फॉर्मूला था। 12.27 तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है बस, 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है, तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा देख करके जो फॉर्मूला है वो बताइए। h बाई क्या है, h बाई अंडर रूट 2m ई बी, ये ई चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन है, बट किसी और पार्टिकल का होगा तो किसी और पार्टिकल का ले लेंगे, ठीक है। तो रूट भी के साथ अगर देखा जाए ग्राफ बना रहे हैं जिसको हम लोग ऐसे h बाई 2m ई इंटू 1 बाई रूट भी कह सकते हैं, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू स्लोप है mx, y इज इक्वल टू mx 1 बाई रूट भी x एक्सिस में है, तो जैसे y बराबर mx, और ये दिख भी रहा है प्लस c नहीं है क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, और ये सीधा सीधी स्ट्रेट लाइन। तो पहला क्वेश्चन पूछा था स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप जो है बॉस वो h बाई 2m। अब e के जगह पर तुम q लिख सकते हो, e हम लोग प्रूफिंग किए थे इलेक्ट्रॉन के लिए, पूरा चैप्टर डी ब्रॉय वेवलेंथ तो अपन इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूफ्ड है, मतलब सेकंड वाला चैप्टर। यहाँ पर ये e जो है वो q लिख सकते हो क्योंकि एक अलग अलग है, ये प्रोटियम क्या बोलते हैं उसको, ड्यूट्रियम, और ये ट्राइटियम है। फिलहाल तो ऐसे लिख देता हूँ, ये इसका स्लोप हो गया, और बाकी अच्छा स्लोप का m और इसका m से कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसको स्लोप ही लिख देता, कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। दूसरा नंबर, स्लोप का मास के साथ क्या कनेक्शन है, चार्ज तो दोनों का सेम होगा ना, चार्ज तो दोनों का सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम है ना, मास अलग अलग है, तो स्लोप का मास के साथ क्या कनेक्शन है, स्लोप का मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाता है इसमें, तो जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका मास ज्यादा होगा, या फिर वाइस वर्सा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। इसमें किसका स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा नहीं। स्लोप निकालना था ना, एंगल से भी निकल जाएगा, y बराबर m बाई x में तो tan थीटा, थीटा से भी तो पता चल रहा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम, तो जिसका स्लोप कम उसका मास ज्यादा, तो ये कौन सा वाला है, ये वाला स्लोप h13 का हो सकता है, और ये वाला जो है स्लोप ज्यादा मास कम, ये 1 2 का हो सकता है। बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बट इस चैप्टर में जो लोग क्वेश्चन बनाए हैं देख रहे होंगे, मेंस नीट एडवांस में इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। मेंस तो बहुत छोटा बात है, इस चैप्टर में एडवांस में भी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन लपेट पाओगे तभी मेरा तुम्हारा काम बनेगा, लिखो आराम से। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इस बार का जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। हाँ, when photons of energy 4 electron volt strikes the surface of a metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy Ta, electron volt, and de Broglie wavelength lambda A. Okay. Maximum kinetic energy of the photoelectrons liberated from another metal B by photon of energy 4.5 electron volt is Tb, और Tb का वैल्यू दे रहा है Ta माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो बोलो चाहे दिया हुआ है वो मेंशन कर लेते हैं, लैम्डा बी बराबर ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए, देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस बताना है। ओके, तो
तो डी ब्रोए वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ वाला क्या फॉर्मूला था, देख करके बताओ। एच बाई क्या था, कैपिटल ई एनर्जी के साथ सारा फॉर्मूला डिराइव है, देखो एच बाई रूट अंडर क्या है 2 बस, ओके ई एम, ई इसमें काइनेटिक एनर्जी ही होता है, सारा प्रूफिंग में बताया गया है, फॉर्मूला एक बार मिला लेना। तो इसमें एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, अब दोनों बार इंजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल रहा है, तो कुछ खास बात बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये मास इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो गेम में हमारा सिर्फ लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का बात है, ये मैं फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूँ। इससे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लैम्डा इज पूरा वैल्यू पुट भी करके कर सकते हो, या फिर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√T है। काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर लैम्डा ए बाई लैम्डा बी बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रूट के अंदर बोलो, बैठने पर क्या होगा, नहीं बोलो तो मैं बंद कर दूंगा, बताओ क्या होगा। तो बैठने पर क्या ये फीचर पड़ा है, ईबी बाई ए हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये लैम्डा ए बाई लैम्डा बी का कुछ हिसाब किताब दिया हुआ है। लैम्डा ए के जगह पर लैम्डा ए और लैम्डा बी के जगह पर ट्वाइस ऑफ लैम्डा है, डी ब्रोए वेवलेंथ का बात हो रहा है। ये फॉर्मूला आप सब जगह पर नहीं लगा सकते, ये सिर्फ डी ब्रोए वेवलेंथ पर ही लगता है, सब जगह पर नहीं यूजेबल है। 1/2 इज इक्वल टू, अब यहां पर फंस गए, फंसे कुछ नहीं है, ईबी बाई ए है, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, चलो स्क्वायर मार दो, कितना हो जाएगा, दिस इज ईबी बाई ई ए बराबर 1/4 हो गया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का नाम ईबी दिया ही उन्होंने, तो पहली बात तो जो लिखा हुआ था वही लिखो क्वेश्चन में, नाम टीवी दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा मेरा स्टेटमेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को टीवी से लिखा हुआ है, आई एम नॉट स्टेटिंग, क्वेश्चन में लिख के दे रहा है। बी वाले का कितना है, दिस इज टी ए माइनस 1.5 और नीचे वाला टी ए इज इक्वल टू 1/4, व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 टाइम्स ऑफ टी ए बराबर टी ए माइनस 1.5, माइनस में कैसे आ गया, और 6 हो रहा ना, क्या करो, 4 टाइम्स ऑफ टी ए माइनस 6 बराबर टी ए, therefore 3 टाइम्स ऑफ टी ए इक्वल टू 6, therefore काइनेटिक एनर्जी पहले वाले केस का दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां तक आगे निकालना क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस निकालना है, और ठीक है। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लगाएंगे, आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, जो बोल लो, क्या बोलता है, फोटोन आता है, उसके पास एनर्जी होता है HF, है ना, इसमें से कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में, बाकी से काइनेटिक एनर्जी, टी से लिखा हुआ, इसका टी लिख रहा हूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा हूं, है ना। तो ये जो आ रहा है वो दिया हुआ था केस 1 में, जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ देते हैं, ये वर्क फंक्शन तुम्हें निकालना है, और पहले वाले का ये 2 जा रहा है, इससे वर्क फंक्शन कितना जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे केस में भी निकालते तो उतना ही होता, क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का 6 ऑप्शन में नहीं, कुछ गलत बना दिए। खैर, बोलने का मतलब है दोनों केस में वर्क फंक्शन अलग अलग आता है। अच्छा, अब मेटल अलग अलग है, ओके, फ्रॉम अनदर मेटल, देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस, बी का शायद पूछ रहा है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 2 अलग अलग है, तो शायद दूसरे मेटल का पूछ रहा है। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस क्वेश्चन तब नहीं होगा, उधर तो गलती है ही, पहली बात क्वेश्चन भी गलती है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस अलग अलग है, पहली बात तो बी का निकालना है, ऊपर से फॉर्मूला भी गलत लगा है, मैं इसकी का इक्वेशन क्या, HF बराबर क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। खैर, बी का पूछ रहा है, तो बी का पहले तो टीबी निकालना पड़ जाएगा, टीबी कितना हो जाएगा, बी का मेरे को लगा एक ही मेटल सरफेस है, टीबी कहाँ है इसमें, 0.5, टीए माइनस 1.5,
0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेटल सरफेस बी के लिए बताना है, सिली मिस्टेक करोगे तभी गलत होगा। बाकी मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आपके दिमाग से नहीं बनेगा, दिमाग से बनता है फोर्सेस लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन, दिमाग से बनता है रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स घर से याद कर कर गए हो, कॉपी क्लियर है तो बना दोगे। बताओ मेटल सरफेस बी के लिए जो आ रहा था वो कितना था, फोटोन आ रहा था, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मेटल सरफेस बी का निकाला है, काइनेटिक के जो निकाले 0.5, इससे दिस नाउ कम्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This is 4 electron volt. This might be the answer. This is the answer. ठीक है, तो ये है हमारा रेमेज 20 का क्वेश्चन। मेंस में, एडवांस में, नीट में, स्कूल में मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन में डिफरेंस, अंतर का स्तर का जो अंतर होता है, जो आप देखें फोर्सेस लॉ ऑफ मोशन के स्कूल में क्वेश्चन और एडवांस का क्वेश्चन, वो अंतर आपको मॉडर्न फिजिक्स में नहीं दिखेगा। मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल सब तरह के क्वेश्चन में मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन डायरेक्ट ही रहेगा। ये क्वेश्चन बनाते हैं, ये आईटी में आया वो क्वेश्चन है, और जैसे कि मैं इलाबोरेट कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन मेंस में, एडवांस में और स्कूल एग्जाम में और नीट में स्तर का अंतर नहीं पता लगा पाओगे कि इसमें ये टफ है, इसमें ये आसान है। मॉडर्न फिजिक्स है। फॉर्मूला ठीक से याद होगा और टॉपिक पढ़ा हुआ रहेगा तो बन जाएगा। एक अल्फा है, एक प्रोटॉन है, परसों ही बातचीत हुआ है, दोनों का एक्सेलरेट कर रहे हैं रेस्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कितना है से मेरे ख्याल से मतलब भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से कितना है से मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि सेम ऐसा ऐसा शायद मतलब होगा। डिब्रॉय वेवलेंथ का बात हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था डिब्रॉय वेवलेंथ का, वोल्टेज वाला, अभी एक दो क्वेश्चन पहले भी लिखे थे, याद भी आ गया मेरे को। एच बाई अंडर रूट क्या था 2m ई, इसमें चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, बट क्वेश्चन में देखना पड़ेगा किसका चार्ज नहीं है, और भी था ना, ठीक है। और इसमें बातचीत पहले ही कर लेते हो, लेट, परसों तो लिखे ही थे ये, लेट चार्ज ऑफ प्रोटॉन को अगर ई मानते हो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को ई, तो चार्ज ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, और मास 4 गुना हो जाता है। लेट मास ऑफ प्रोटॉन m, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या लिख रहा हूं, मास कितना 4m, ठीक है। रेशियो निकालना, लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा, परसों ही किए थे शायद, √8:1 आया था, नहीं आएगा, करते हैं। h के जगह h, 2m e, v कितना है उससे शायद मतलब भी नहीं है, क्योंकि 100 ही है तो कट जाएगा। फिर h बाई अंडर रूट 2, मासवा तो अल्फा का 4m हो गया, मल्टीप्लाई में है, और चार्ज 2e, और v सेव रहेगा, कितना है शायद मतलब नहीं पड़ रहा है, तो ये h से h कट जाएगा, 2m e e v v, ये √8 ऊपर आ जाएगा, √8:1, √8 कितना होता है 2 पॉइंट, आंसर बताना, हाँ 2 × 2√2 बोल रहे हो ना, 2√2 is 2 × 1.41, this is 2.82, बोला है नियरेस्ट इंटीजर तो जाने, नियरेस्ट इंटीजर में कितनी है क्वेश्चन। और बोर्ड्स का भी है, परसों जाते समय लास्ट क्लास में बताया था, बोर्ड्स में भी है, √8:1 प्रूफ करने के लिए भी आया है, लिखने के लिए भी आया है, शो दैट करके भी आया है, निकालने के लिए भी आया है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ घर से अल्फा और प्रोटॉन का याद करके मत चले जाना, अल्फा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अल्फा न्यूट्रॉन, ट्राइटियम जो होता है उससे, ये सब थोड़ा मिला लेना। आया हर बार अल्फा और यही प्रोटॉन का है, बट मेरे तुम्हारे बोलने से तो एग्जाम चलेगा नहीं, पूछ किसी का भी सकता है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखो, जेईई एडवांस 2016 का है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और रिवीजन है चैप्टर का एक तरह से। इन एन हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ाया हो क्लास में, टू डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट, मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं, मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट लिखवाया था आप लोगों को, उसको निकाल लेना। वैसे यहीं से तो स्टार्ट हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अ मेटल सरफेस वाज इरेडिएटेड बाय लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स,
द इमीडिएट फोटोइलेक्ट्रॉन एनर्जीज वर मेजर्ड बाय अप्लाइंग अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी पर था लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। द रिलेवेंट डेटा फॉर द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल आर गिवन बिलो। लैम्डा म्यू मीटर में दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में दिया हुआ है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही लेना है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ही लेना है। इसी डेटा से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बताना है कितना होगा। इसी डेटा से बताना है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। तो मिलिकन का एक्सपेरिमेंट कॉपी में लिखवाएगा, तो नहीं भी अगर याद है तो भी पूरा चैप्टर तो मुझे जबानी याद हो जाता है, कुछ ऐसा खास बात तो है नहीं। आइंस्टीन का इक्वेशन बोलोगे तो आया HF, कहां गया वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से मालूम चलता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। यही था ना, बस इतना ही है। एफ का क्वेश्चन है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी के जगह पर c बाई लैम्डा, दिस इज वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ई वी नॉट, बाकी और कुछ करने का जरूरत है नहीं लगता है। बस इसी से हो जाएगा। केस वन में ये c बाई लैम्डा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था बोल बाबा 0.3, बट ये म्यू मीटर में, मतलब ये कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू या फिर माइनस ई वी नॉट इधर रहेगा, ई रह गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 दिया हुआ था, है ना बस। और केस 2 में HC बाई ये कितना हो गया 4 इंटू कितना है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है लगता है। और रह गया वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का, मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और मेरे ही वाले से पढ़ना नहीं तो ये पूरा चैप्टर ले डूबोगे तुम लोग। मॉडर्न फिजिक्स कड़ी कड़ी जोड़ करके बनता है। लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से लेकर के डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट तक बिल्कुल कनेक्टेड है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बीच में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस ढेर सारा ग्राफ प्लस डी ब्रोई वेवलेंथ, कितना हो जाएगा। इधर से आपकी बारी आ गई, बताओ। HC बाई 3 इंटू 10 की पावर -7 -2E बराबर HC बाई 4 इंटू 10 की पावर -7 माइनस, यही ना, तो ये इधर उधर हो गया, इधर आके माइनस होगा, तो माइनस होने से HC कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -7 भी कॉमन आ जाएगी, क्या बचेगा 1/3 -1/4, और 2E में से ही जाएगा तो दिस विल बी E। बाकी काम तो अब हो जाना चाहिए। HC बाई 10 की पावर -7 और इसका एलसीएम 1/12 इज इक्वल टू E। हमें H निकालना, बाकी से मेरे को मतलब नहीं है। H बराबर कितना हो गया E इंटू 12 इंटू 10 की पावर -7 बाई C बोला हुआ है, नहीं भी खैर नहीं वाला बात नहीं, एक्सपेरिमेंट है। 3 इंटू 10 की पावर 8 ही लेना है, और ये भी बोला हुआ है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ही लेना है, ठीक है। ओके, ये 4 बार में कट गया, इंटू 4 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई है -15 होगा, 6.4 इंटू 10 की पावर -34, और प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकंड। आपका मन है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 1 2 से तुम 2 3 पे भी कर सकते हो, चाहे 1 3 पे भी कर सकते हो, बट ओनली 1 करेक्ट वाला है, तो गलत आने का चांस है नहीं। 2016 का क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में मेंस एडवांस मीडियट स्कूल के क्वेश्चन में आंसर नहीं पता लगा पाओगे कि स्कूल का है तो आसान है और ये एडवांस का है तो टफ है। मॉडर्न फिजिक्स में ये सब झोल झमेला नहीं होगा, फॉर्मूला बस ठीक से याद करके चलो। थोड़ा थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन भी बनना चाहिए, मतलब फिजिक्स का तो है ही, पीछे के चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए। तो पार्टिकल एट रेस्ट है, पार्टिकल एट रेस्ट में फट गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया। इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 having non-zeros velocities, what is the ratio of the de Broglie wavelength? क्लास 11th में पढ़े थे, टू बी प्रिसाइज 9th में भी पढ़े थे। मास m है, ये रेस्ट में है, तो ये शुरुआत का लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, शुरुआत का मोमेंटम 0 है, फट गया तो जो आया m1 v1
प्लस तो आएगा, बट एक्चुअली में है कि अगर m1v1 भी प्लस में और m2v2 भी प्लस में, तो दोनों का जोड़ जीरो कैसे हो सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में? एक्चुअली में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा और कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? दिस वुड हैव बीन माइनस m2v2। संभव ही नहीं कि m1v1 प्लस m2v2 बराबर m इंटू जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका क्लियर हिसाब किताब है कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 हो जाता। डी ब्रॉय वेवलेंथ कहता ही है h बाई m1v1 h बाई m2v2। h सेम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये भी सेम है, दोनों का रेशियो वुड हैव बीन 1। ये बोर्ड्स में आया बहुत बार क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ? दिस इज 1, दिस इज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल वाला कर लिए थे ना तुम लोग? हाँ, न्यूट्रॉन अल्फा हो गया था। अब बोर्ड्स 12 का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बारे में है, इसमें कुछ बता दो। इसी में लिख देता हूँ, एक बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, याद करने वाला भी है, थिंग्स टू रिमेंबर में भी है। जल्दी से बोर्ड्स का बोल लो या फिर थिंग्स टू रिमेंबर। क्वेश्चन है, an electron and a proton, an electron or proton are moving with same speed, an electron and proton are moving with same speed, which will have more de Broglie wavelength, which will have more de Broglie wavelength than y। बताओ, तुम्हारी बारी आ गई। इलेक्ट्रॉन का क्यों? लैम्डा बराबर है h बाई एम बी। h तो सेम है और इस क्वेश्चन में बाई चांस भी सेम है, क्वेश्चन में लिख रहा है दोनों का वेलोसिटी भी सेम है, तो अब सिर्फ मास पे डिपेंडेंट हो गया। तो जिसका मास ज्यादा कम, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो गया डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन से मूविंग विद सेम स्पीड का क्वेश्चन हो तब। वाह, पहली बार 4 साल तुम। अच्छा, 4 साल से पढ़ती नहीं हो यहाँ पे? यहाँ से नहीं, मतलब कहीं पर भी मिला करके पहली बार तुमने सही आंसर बताया। कहीं इधर नहीं पढ़, कहीं पढ़ती थी ना भाई, मैं उन सारे टीचर से भी वो बातचीत किया तो चला है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। व्हेन यू आर गिवन अ करेक्ट आंसर, तो हाउ यू आर फीलिंग? वो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। वाह, पहली बार का मजा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। उसको मारने को तो दोस्त बुला दे रही बाहर, काय कर रहा है बाहर आए, दिक्कत मिटा दे। क्वेश्चन लिखे ही नहीं। वाह वाह वाह, पहली बार का मजा लिया यार। ही आप लोग लिखेंगे कुछ क्वेश्चन बोल रहे, हाथ खत्म हो गया, सब सीख गया, बोर्ड सीख गया। क्वेश्चन है, शो ग्राफिकली, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा विद द पोटेंशियल वोल्टेज के साथ बनाना है। थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन
एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। बताओ फॉर्मूला तो अभी बहुत बार बॉडी पर आया है, कुछ क्वेश्चन कितना था, h/√2m/e/v। तो मेरे को लेमडा और v के बीच में ग्राफ बनाना है, रूट v के साथ नहीं, ठीक है। तो बस लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v है, इसी का ग्राफ बनाना है। तो आप ही लोग बता दीजिए कैसे बनेगा। लेमडा और रूट v का नहीं बनाना है ना, v का बनाना है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है ना, ये भी इंफिनिटी होगा तभी ये लैम्डा 0 होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। 1/√v के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्लास में किए क्वेश्चन। चलो चलो जल्दी 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 और क्वेश्चन हो जाएगा, और हो जाएगा, जल्दी बना दो। और मैं कॉपी से ही नोट बनाना प्लीज इस चैप्टर का, अपने से नहीं। अरे लास्ट फिर ये चैप्टर यहाँ पर खत्म है। एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ लेना, लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आइंस्टीन का फॉर्मूला के चक्कर में मत रहो, क्यों देना पड़ा, क्या कॉन्सेप्ट है साइंस में, वो सब पढ़ो। डिब्रॉय का हाइपोथेसिस, डेविसन जर्मर कल वीडियो आया था तो आप लोगों को पता चला होगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस डिब्रोगली का हाइपोथेसिस को प्रूफ करता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। नहीं तो फिर डिब्रॉय का पूरा हाइपोथेसिस गलत या विदाउट प्रूफ वाली बात। 1928 में डेविसन जर्मर, तब 1929 में डिब्रॉय को नोबेल पुरस्कार, और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस शायद एक ही बार मिला है डिब्रॉय हाइपोथेसिस में, मतलब कोई प्रूफिंग नहीं, कुछ नहीं था वो। तो डेविसन जर्मर भी इसमें कंट्रीब्यूशन किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, बोर्ड लेवल, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, एक बार देखो बना करके। और सारा चीज करी जोड़ने का ट्राई करो, मेरे कॉपी से पहले मॉडर्न फिजिक्स का, पीछे का फिर बाद में पढ़ना। ये फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया था। ये दो अलग अलग मेटल का सरफेस है, पैरेलल टाइप का है बनाना, एक्स एंड वाई लिख ही देता हूं। फॉलोइंग ग्राफ shows the variation of stopping potential V naught with frequency of incident radiation, जल्दी जल्दी लिखते भी हो जाएगा, और टू मेटल सरफेसेस, दो अलग अलग मेटल सरफेस है, एक्स एंड वाई। अब कुछ क्वेश्चन है, अच्छा ये वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 0.5 into 10 का पावर 15 हर्ट्ज, 1 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द मेटल्स has smaller threshold wavelength? ओ भाई मैसेज कर लो प्लीज, गिव रीजंस, वाईफाई वाला मैसेज कर लो। दूसरा, एक्सप्लेन, तुम्हारी जू वाली दोस्त लोग का क्या है,
क्या ठीक चल रही सब बहुत दिन से बात नहीं हुई। एक्सप्लेन गिविंग रीजन, हाँ झूठ बोल दिया ना, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल गिव्स आउट electrons having smaller kinetic energy. तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला दोनों तो देख के ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन, और भी इसमें पूछा जा सकता है स्लोप का क्या मतलब है, इसका स्लोप किसके बराबर आएगा, किसका स्लोप ज्यादा है, बहुत सारा कुछ उसे पहले करवा चुका है एक्चुअली। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड मेटल एक्स इज डबल्ड, how will the stopping potential change? चलो जल्दी जल्दी बताओ। दो अलग अलग मेटल सरफेस का फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है। दो अलग अलग मेटल सरफेस का फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है। कुछ कुछ बताना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का फिर से ग्राफ बना के दिखाऊंगी, क्लियर है सबको? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, पहले ग्राफ बनवा चुका हूं इसका। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, ये दिस इज आवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मेटल एक्स का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये मेटल वाई का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और 9th क्लास में शायद पहली बार पढ़े थे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप, 9th में पहली बार आया था। v बराबर लैम्डा इंटू एफ, हर वेव में काम करता है ना। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ, है ना। तो पहली बार लैम्डा और एफ के बीच में प्रोपोर्शनल देखे थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है या और यू कैन से ज्यादा है, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का है y हैज स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये v सेम रह जाएगा क्योंकि कौन आके टकरा रहा है, फोटोन आके टकरा रहा है। स्क्रीन बताया फोटोन, फोटोन जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, बंडल्स ऑफ एनर्जी मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। ये इस केस में ये दोनों ही, ये जो v लिखा हुआ है वो स्पीड ऑफ लाइट का है, कांस्टेंट का है, तो इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाता है। दूसरा बताओ, कौन बाहर निकलेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो सीधा सा हिसाब है। बताओ किसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। वो क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम, किसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा बताओ? वाई का, क्यों? उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ये कैसे पता चला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो फिर हाँ वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन बराबर h इंटू एफ नॉट था ना। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर आयुष y का ये एफ नॉट ज्यादा है, y का फॉर मेटल y का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो फिर अच्छा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे फोटोन बाहर निकलता है, दिस इज h इंटू एफ माइनस एफ नॉट ना, एफ माइनस एफ नॉट, ठीक है। तो एफ नॉट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वही कम होगा, जितना ज्यादा एफ नॉट उतना काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो मेटल वाई का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा था तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो कम होगा, ठीक है। यही आंसर होगा। एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हिच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी, तो मेटल सरफेस वाई ही होगा ये, ठीक है। ठीक है, तीसरा बता दो, तीसरा बढ़िया क्वेश्चन है, तीसरा 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे चैप्टर खत्म, बहुत बढ़िया चैप्टर है। 6 लेक्चर लग गया, 2 में ही हो जाता है, बट एक एक टॉपिक एक एक ग्राफ पढ़ने में 6 लेक्चर लग जाता है। अब बताओ, लाइट सोर्स जो मार रहे थे और मेटल एक्स उसके बीच का जो दूरी है उसको दुगना कर दिए,
स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिससे लाइट मार रहे थे, जो सोर्स था मेटल सरफेस पर, उसका दूरी को दुगना कर दिए, तो बताना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो निकलेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन जल्दी बताओ। दूर जितना करते हैं उससे, अच्छा ये कैसे पता चला? ये कौन सा साइंस है? नहीं, हर चैप्टर का फॉर्मूला हर चैप्टर में नहीं, कुछ भी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, वो फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ को यहाँ कहाँ लेकर कर आ रहे हैं? क्या बात करते हो? यहाँ पर है, तुम अपना कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बताओ। जैसे लाइट मार रहे हैं सरफेस पर, मेटल सरफेस पर, अब उसको दूर कर लिए तो क्या कम हो जाएगा? हाँ, वर्ड होगा इंटेंसिटी, बाकी सब अपने से मत जोड़ दो, सिर्फ इंटेंसिटी होगा। खिड़की खोलने पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, खिड़की को ही दूर लेके चला जाओ तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम, बट इस पूरे चैप्टर का समरी है, आई से आई याद करवाया था। इंटेंसिटी को वैसे में भी एल से डिनोट करते हैं, है ना? आई से आई, इंटेंसिटी कम, आई से आई, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, मान लेता हूं। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल का अभी आप लोग क्वेश्चन भी बनाए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? इस पूरे चैप्टर का समरी क्या था? काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? अभी किए भी हो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जस्ट लिखो, यही काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यही चैप्टर का समरी है। यहाँ पर कहानी खत्म। दूरी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी कम होगा, दुगना हो चौगुना होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कम हो जाता, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर को ही बोला जाता है, लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से पता चला। और काइनेटिक एनर्जी का खेल फ्रीक्वेंसी के साथ है, काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात हो रहा है, इंटेंसिटी को दूर करो, नजदीक करो, खिड़की को ज्यादा बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उससे तुम करंट का वैल्यू आगे पीछे कर सकते हो, बट काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही इस चैप्टर का खेल है। 6 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। 6 लेक्चर देख लेना, सारा ग्राफ देख लेना, सारा मेंस का, एडवांस का, नीट का, स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन देख लेना, और जो नया वाला आपका सिलेबस बनाया गया उसको मिला लेना। वहां से मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा खत्म, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन।